अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जिस क्वेश्चंस को हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिस सिनेरियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक कंसल्टेशन को लेकर एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिनेरियो है और एक प्रॉब्लम है। अब कंसल्टेशंस नॉर्मली हम परफॉर्म कर लेते हैं, इजी होती है अगर हमें ये कहा जाए कि आप कंसल्टेशंस करें। एक कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है वो भी यूके के अंदर है और उसकी सब्सिडरी भी यूके के अंदर है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है वहाँ पर कंसल्टेशंस करना, यानी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसकी बैलेंस शीट बनाना, ये तमाम तरह वर्किंग करना और वर्किंग करके उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एफएस बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम कब आती है? ज्यादा इशू तब होता है जब आप कंसल्टेशंस कर रहे हों और आप जिस कंपनी की कंसल्टेशंस कर रहे हों, जिस भी ग्रुप की कंसल्टेशन कर रहे हो, उसकी जो सब्सिडरीज हैं वो आपकी कंट्री में एग्जिस्ट ना कर रही हों। जैसे आप यूके के अंदर हैं, जो आपकी सब्सिडरी जो है यूएई के अंदर हो, या चाइना के अंदर हो, या इंडिया के अंदर हो, या केसे के अंदर हो, जापान के अंदर हो, बहरेन के अंदर हो, किसी दूसरी कंट्री में हो। अब जब आपकी सब्सिडरी आपकी कंट्री में नहीं होगी, किसी दूसरी कंट्री में होगी, तो वहाँ करेंसी डिफरेंट यूज हो रही होगी, आपकी कंट्री में करेंसी डिफरेंट यूज हो रही होगी। और आपको पता है, जब भी आप कंसल्टेशंस करते हैं, जब भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट करने के लिए अपनी करेंसी में शिफ्ट करना पड़ता है। उस अगर आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड पे रिट्रांसलेट करना पड़ता है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आप पीएनएल में लेके जाते हैं और अपना एक्सपेंस बुक करते हैं, अगर आपकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट हो। इन केस अगर आपकी सब्सिडरी हो, तो वहां पे क्या ट्रीटमेंट होगी, उसको लेकर के ये प्रॉब्लम है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि एफएस कैसे बनेगी अगर सब्सिडरी आउट ऑफ द कंट्री एग्जिस्ट कर रही हो और उसकी जो करेंसी हो वो डिफरेंट हो हमारी करेंसी से। ठीक। अब अगर आप मेरे सामने जो सिनेरियो है इसको देखें, तो यहाँ पर दो कंपनीज हैं। एक पेरेंट कंपनी है जो कि अगर हम फर्स्ट रो में देखें, वो कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2001 एच अक्वायर्ड, यानी एच ने बाय किया है किसको, एबीसी को। यानी एच ने जब परचेज किया है एबीसी को 80%, इसका मतलब ये है कि एबीसीडी जो भी कंपनी है वो हमारी सब्सिडरी है, और बाय करने वाली जो कंपनी है वो पेरेंट है। और जब आप IFRS 10 बोलता है, IFRS 10 स्टेट दैट इफ यू acquired more than 50% share of any company and as well as you have control over the company, you should to consolidate। और इसके साथ साथ IFRS 10 में यही ये भी लिखा गया है कि सम टाइम आपके पास जो दूसरी कंपनी जो आपकी सब्सिडरी होती है, उसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जो उसकी ऑक्यूपेंसी रेशियो होती है, वो 48 या 50%, 45% होती है। सम टाइम आपको 45% पे भी कंट्रोल मिल जाता है। ये लाजमी नहीं है कि यू मस्ट अक्वायर्ड 50% एटलीस्ट। अगर आपके पास 45% शेयर्स हों किसी भी कंपनी के, और उसके साथ साथ आप उसकी जो मेजर इक्विटी है, जो उसका मेजर पोर्शन पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है, जहां से वो मेजरली अर्न कर रही है, उस पे अगर आपका कंट्रोल हो और उसके तमाम तरह डिसीजंस आप कर रहे हों, उसके तमाम तरह पॉलिसीज आप बना रहे हों, उसके तमाम तरह रूल्स एंड रेगुलेशन आप डिसाइड कर रहे हों, तो मतलब ये है कि आपका वहां पर कंट्रोल है। तीसरी बात, अगर आपकी सब्सिडरी हो और सब्सिडरी में आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 हो, और आपके पास जो शेयर परसेंटेज है सब्सिडरी में, जिस वहां पर 42% हैं, लेकिन 10 में से 6 डायरेक्टर आपके हैं, इसका मतलब ये है कि अब 42% पे भी आप कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी कंट्रोल आपका है। सब्सिडरी के होने के लिए ये जरूरी है कि उस पर आपका कंट्रोल हो। अगर हम यहाँ बात करें, आपका हम पाकिस्तान की बात करें, वहां पर नेशनल बैंक है और एक स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ने आपके नेशनल बैंक के 70% से मोर देन शेयर अक्वायर्ड किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि कंट्रोल नहीं है स्टेट बैंक का नेशनल बैंक पे, तो इसलिए वो वहां पर कंसोलिडेशन नहीं करता, जबकि गवर्नमेंट के पास वहां पर मेजोरिटी कंट्रोल है और मेजोरिटी मेजरली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। बहरहाल मुख्तसर करते हैं और अपने इस डेटा को सोल्व करने की तरफ जाते हैं। जब भी हम कंसल्टेशन करते हैं, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट, कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। नॉर्मली सिनेरियो इजी हो, अगर प्रॉब्लम इजी हो, तो ये आपको सिंपल गिवन होती हैं, तो सम टाइम ये आपको किसी बड़ी कैलकुलेशन तरफ भी लेके जा सकती हैं।
लेकिन क्योंकि जो मैंने सिनेरियो आपके लिए उठाया है, इसमें एक एवरेज क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप ताकि कंसोलिडेशन भी सीखें और उसमें आने वाली एडजस्टमेंट भी सीखें, और साथ साथ फॉरेन जो सब्सिडरी है उसको कैसे शिफ्ट किया जाता है अपनी करेंसी में, और फिर उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाता है, आप ये भी सीखें। चलें एडजस्टमेंट नंबर वन की तरफ जाते हैं, और एडजस्टमेंट नंबर वन की तरफ जाने से पहले कुछ डेटा हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें एडजस्टमेंट नंबर वन है वो समझ आ जाए। सबसे पहली चीज, तो आपने 80% शेयर एक्वायर्ड की हैं ABCD के, ये आपने फर्स्ट रो में देखा। और कब एक्वायर्ड किए हैं? 1 जुलाई को। और आपका जो ईयर एंड है वो 30 जून है। इसका मतलब ये कि कंप्लीट ईयर के लिए आपने जो भी डेटा बनाना है, जो भी प्रेजेंटेशन करनी है, वो कंप्लीट ईयर के लिए करनी है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, वहां पर आपको टाइम अपोर्शन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर फिर आपने टाइम अपोर्शन करना होता है। लेकिन चूंकि हमने सिनेरियो में देखा कि कंप्लीट ईयर के लिए है, तो हम कंप्लीट ईयर के लिए ही अपनी FS को प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह अगर ईयर कंप्लीट हो, हमें पोस्ट रिटेन अर्निंग फाइंड करनी पड़ती है, जो कि आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होती है। तो वहां पर भी हम प्रॉफिट उतने ही टाइम कंसिडर कर रहे होते हैं जितने टाइम के लिए, जिस टाइम के बाद से लेकर के हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया। लेट्स सपोज 6 मंथ हो तो हमने 6 मंथ के लिए acquired उसके प्रॉफिट को लेना है, या 8 मंथ के हो तो हमने 8 मंथ के प्रॉफिट को लेकर के पोस्ट रिटेन अर्निंग में हमने उसको एडजस्ट करना है। अगर आप रो वन में आए और वहां पर देखें, तो कहता है neither entity reorganize and confront of other comprehensive income। आपके पास other comprehensive का कोई पार्ट नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट इन द पीरियड। अच्छा, आगे चलते हैं। At the date of acquisition the fair value of net asset of ABC is 6,000 क्राउन। ठीक है, जिस दिन आपने सब्सिडरी को अक्वायर्ड किया, उस दिन जो आपके नेट नेट एसेट से, वो आपके 6,000 के नेट एसेट से। अगर आपके पास नेट एसेट गिवन ना हो, तो उन्हें कैसे फाइंड करते हैं? हम नेट एसेट फाइंड करने के लिए उसकी शेयर कैपिटल को, जिस कंपनी को एक्वायर करते हैं, उसको ऐड करते हैं। उसके बाद उसकी रिटेन अर्निंग को ऐड करते हैं, कोई पोस्ट प्रॉफिट हो तो उसको ऐड करते हैं, और इसके साथ साथ कोई एडजस्टमेंट्स हो रही हो, कोई फेयर वैल्यू इंक्रीज कर रही हो किसी एसेट की, तो हम ऐड करते हैं, और किसी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा हो तो हम माइनस करते हैं। ये माइनस करने के बाद हमारे पास एसेट की नेट वैल्यू आती है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको फाइंड करके गिवन है। ठीक है, नहीं अगर गिवन हो तो फिर आपको मैंने सिनेरियो बताया कैसे फाइंड करनी है आपने। यानी आपने उस सब्सिडी के ये वाला तमाम पार्ट ले लेना है, और उसमें कोई अपवर्ड मूवमेंट आ रही है किसी एसेट में तो वो ऐड कर लेना है, और कोई डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है तो लेस कर लेना है। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ अगर देखें, अच्छा ये क्राउन्स में जो क्राउन्स में है। और हम अगर आगे देखें, तो यहाँ पर मैंने जो ये वाला जो एडजस्टमेंट नंबर वन मेरी है, मैंने तमाम तर एसेट्स को उठाया और अपनी एडजस्टमेंट नंबर वन के टोटल वाले कॉलम में जाकर लिख लिया। अच्छा, अगर आपको टोटल वाली वैल्यू गिवन हो, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग मिसिंग इन द रो। ठीक है, इस मतलब कोई ये वैल्यू जो कि आपने फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना, बस 1500 है। और साथ साथ अगर आप देखें, आपके पास जो रिटेन अर्निंग है वो कितनी है? 2500 है। और नीचे देखें तो मैंने 30 रिटेन अर्निंग मैंने 1200 लिखी है, जबकि यहाँ पर कितनी है? 2500। तो कैसे और क्यों? जो मेरी रिटेन अर्निंग है यहाँ पर 2500, अगर आप ये चूंकि FS जो बनी हुई है ये 30 जून की बनी हुई है, और मैंने अक्वायर्ड किया 1 जुलाई, तो अभी मुझे कैलकुलेशन करनी है 1 जुलाई की। और आपकी जो रिटेन अर्निंग है 30 जून की है, मीन डेट की ईयर एंड की है। इस ईयर एंड वाली जो 30 जून वाली रिटेन अर्निंग है 2500, इसमें इस करंट ईयर का जो प्रॉफिट है कितना है? 1300, ये भी इंक्लूड होगा। तो मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट को अपनी रिटेन अर्निंग में से 2500 में से लेस किया, तो मेरे पास ईयर की स्टार्ट की रिटेन अर्निंग आ गई, यानी उस दिन की रिटेन अर्निंग आ गई जिस दिन मैंने कंपनी को अक्वायर किया। अगर मैंने मिड ऑफ द ईयर अक्वायर किया होता, तो मैं इस 2500 में से हाफ प्रॉफिट जो कि 650 बनता है, मैं वो लेस करके यहाँ पर आ रहा होता। किस लिए? ताकि मैं उस दिन की रिटेन अर्निंग, उस दिन के एसेट फाइंड कर सकूं जिस दिन मैंने उस कंपनी को अक्वायर्ड किया है। अच्छा, इसके बाद कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें, तो कोई और इक्विटी की कोई पोर्शन OCE या फिर कोई भी ऐसा रेवोल्यूशन रिजर्व हमें गिवन नहीं है। हाँ, एक चीज हमें गिवन है, उसने कहा जो भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपकी फेयर वैल्यू जो कि उसने बताई है 6000, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये 2700 बनता है। उसने कहा जो नेट बाकी डिफरेंस है वो लैंड का है। और याद रखिएगा, लैंड एक ऐसा एसेट होता है जिसकी डिप्रिसिएशन नहीं होती। ठीक है, तो अब तक मैंने एडजस्टमेंट नंबर वन आपको एक्सप्लेन की है, जिसमें मैंने नेट एसेट फाइंड करने के, और अगर इन केस कोई मिसिंग फिगर हो तो उसको कैसे ट्रेस किया जाता है वो बताया। एडजस्टमेंट नंबर टू में मैं गुडविल फाइंड करने जा रहा हूं। अगर आपने गुडविल फाइंड करनी है, तो गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जिस कंपनी को आप बाय करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी को 10,000 में परचेज किया, और उस कंपनी की जो तमाम टोटल वर्थ है एसेट्स की वो 6,000 है। एसेट की वर्थ 6,000 है, मैंने 10,000 पे किए, तो जो 4,000 जो मैंने एक्स्ट्रा पे किए, मैंने उसकी गुडविल की पे किए।
दोबारा सुनिएगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट में से उस दिन की एसेट्स की जो वैल्यू है, जो कंपनी की जो पोजीशन है एसेट की फॉर्म में, वो मैं अगर लेस कर दूं तो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो मेरी गुडविल होती है। जैसे कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट में से मैंने 6,000 जो कि कंपनी की एसेट थे वो लेस किए, तो मेरे पास उस दिन की गुडविल आ गई जब मैंने इस कंपनी को परचेज किया था। ठीक है। अच्छा, आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट गिवन है जो कि 5,000 की है, और अगर आप देखें तो 5,000 इन डॉलर है, और अगर आप यहाँ देखें तो जो आपके एसेट्स हैं वो क्राउन में है। अब अगर आप 5,000 में से क्राउन वाली अमाउंट माइनस करेंगे तो ये तो लॉस आ रहा होगा। तो डेफिनेटली हमें इसको डील करने के लिए कहीं ना कहीं रेट दिए होंगे, या तो हम डॉलर से क्राउन में शिफ्ट हो जाएं या क्राउन से डॉलर में शिफ्ट हो जाएं। और मोस्टली 90% केसेस में हम जो गुडविल फाइंड कर रहे होते हैं, हम उस सब्सिडरी की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू में गुडविल फाइंड कर रहे होते हैं, बल्कि 99% हम उसी वैल्यू में फाइंड करते हैं। अगर आप देखें जिस दिन मैंने उस कंपनी को अक्वायर्ड किया उस दिन मेरी जो $1 था 1.5 करोड़ की इक्वल था। यानी जो मैंने 5,000 इन्वेस्टमेंट की है, अगर मैं उसको यहाँ पर देख आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो 1.5 यानी $5,000 इक्वल है 75,000 क्राउन्स के, जो कि मैंने आके फाइंड किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो नेट एसेट एट एक्विजिशन जो कि 6,000 थे, मैंने 80% लिए। तो ये गुडविल फाइंड करने के दो मेथड हैं, या तो आप फुल फुल गुडविल मेथड से जाते हो या आप प्रोपोर्शनेट मेथड से जाते हो, यानी जितनी परसेंट आपने एक्विजिशंस की है उतनी परसेंट ही एसेट आप लेस करें। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट 80% है, मैंने 80% इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं इसमें से 80% ही एसेट लेस करूंगा तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी। अच्छा, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 क्या होगा कि जो मेरी 80% इन्वेस्टमेंट है इसमें मैं एनसीआई जो मेरे पास होंगे 20%, उनकी वैल्यू भी ऐड कर लूंगा। जब इन दोनों बॉक्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास 100% वैल्यू बनेगी, और उसमें से मैं 6,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास गुडविल आएगी टोटल की फॉर्म में, जो कि इसको हम फुल गुडविल मेथड कहते हैं। अच्छा, हमें हर एसेट्स को ईयर के एंड पे ट्रांसलेट करना पड़ता है। और अगर आप देखें तो मेरी जो आज के दिन की गुडविल है वो कितनी है, ये मेरे पास आज के दिन की गुडविल आ गई। अच्छा, ये गुडविल है 1 जुलाई, जिस दिन मैंने इस कंपनी को परचेज किया है। क्योंकि मैं आज के दिन की वर्किंग कर रहा हूँ तो गुडविल आ जाएगी। और आज के दिन अगर मैं इसको वापस डॉलर में शिफ्ट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू बनेगी 2700 डिवाइड बाई 1.5 करूंगा, क्योंकि आज का जो रेट है 1.5 है, आज की जो रेट है 1.5 है, तो ये 1800 की मेरे पास आज के दिन की गुडविल आएगी। लेकिन जैसे ही 12 मंथ गुजरते हैं और उसके बाद जब मैं दोबारा से गुडविल को रिट्रांसलेट करता हूं अपनी करेंसी में, तो गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर गुडविल में कमी आई है, गुडविल एम्पेयर नहीं हुई, बल्कि जो करेंसी के रेट में चेंज आया है उसकी वजह से चेंज हुई। जो भी चीज आया है वो करेंसी के रेट में चेंज होने की वजह से आया है, तो ये मेरा एक्सचेंज लॉस है, ये मेरा एम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। याद रखिएगा, ये मेरा एम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, ये मेरा एक्सचेंज रेट लॉस है। और ये जो सारा का सारा लॉस है ये आपकी पेरेंट कंपनी को जाएगा, क्योंकि हमने फुल गुडविल मेथड से नहीं किया। अगर फुल गुडविल मेथड से करते तो कुछ पोर्शन एनसीआई को जाता, कुछ पेरेंट को जाता। अब हमने चूंकि 80% ही एसेट लिए थे तो 80% की ही गुडविल आई है, तो 80% का ही लॉस है। तो जो 80% लॉस है वो डायरेक्टली पार्ट है किसका, आपकी पेरेंट का। तो ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इस लॉस को जो बेयर करेगा वो कौन बेयर करेगा, आपकी पेरेंट कंपनी बेयर करेगी। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हूँ। जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है वहां पर मैंने आपको एक एसेट की फेयर वैल्यू, एसेट एट एक्विजिशन कैसे फाइंड करते हैं, अगर कोई मिसिंग फिगर हो तो कैसे फाइंड करते हैं, वो एक्सप्लेन किया। और एडजस्टमेंट नंबर 2 में मैंने गुडविल निकालना सिखाया, और उसी गुडविल को मैंने फिर रीट्रांसलेट किया अपनी करेंसी में, जो कि पेरेंट की करेंसी की डॉलर वाली। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें गुडविल इज ठीक है, क्लोजिंग रेट तो हमें पता है, डेफिनेटली हम हर फाइनेंशियल एसेट को रीट्रांसलेट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखें, ड्यूरिंग द ईयर एच सोल्ड गुड ऑन कैश टू एबीसी, यानी पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की। याद रखिएगा, पेरेंट की जो करेंसी है वो डॉलर है और सब्सिडरी करेंसी क्या है, क्राउन। और अब पेरेंट ने सब्सिडरी को सोल्व किया है और डॉलर में सेल की है, और हमें पता है कि जब भी ऐसी सेल जो बिटवीन द ग्रुप हो हम उसको एलिमिनेट करते हैं, लेस करते हैं। अगर ये क्राउन में सेल होती तो मैं इसको शिफ्ट करता पहले डॉलर में और फिर वहां से लेस करता। लेकिन ऑलरेडी डॉलर की फॉर्म में है तो मुझे डॉलर में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सेल में से भी कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर लूंगा। दूसरी चीज, जब बिटवीन द ग्रुप सेल होती है तो वो यूआरपी का रिस्क आता है कि यूआरपी है कि नहीं। उसके लिए हमें वहां पर कुछ डेटा गिवन होगा कि आपके पास ईयर एंड पे इतनी इन्वेंट्री रिमेनिंग है, इतनी इन्वेंट्री रिमेनिंग होगी उसके हिसाब से आप यूआरपी अपनी इन्वेंट्री में से माइनस कर लेंगे। ठीक। अच्छा, तो चूंकि यूआरपी है नहीं, इंट्रा ग्रुप सेल है, तो इसको मैं एलिमिनेट करूंगा जब मैं अपनी एफएस बनाऊंगा और वहां पे मैं इसको एडजस्ट करूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट में।
इसके साथ साथ एडजस्टमेंट नंबर 4 पर आए, अगर आप नोट नंबर 4 देखें, कहता है 1 जून ABCD, आपकी जो ABCD ABCD लेन लोन, ABC को लोन दिया गया है $4,000, $400 का, लाइबिलिटीज में, ये एट द हिस्टोरिकल रेट, ठीक है। अच्छा, आपकी जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है, वहां पर लोन दिया है पेरेंट ने सब्सिडरी को, और अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने का लोन दिया है? 400 का। अच्छा, लोन की डेट अगर आप देख लें 1 जून, और मैं 1 जून पे जाता हूँ, 1 जून का रेट मेरे पास 1.9, यानी सब्सिडी के पास आज के दिन 760 क्राउन आए होंगे, और ईयर के एंड तक ये अमाउंट पेड नहीं हुई, यानी 30 जून तक उसने पेमेंट नहीं की। इसका मतलब ये कि 30 जून को उसने इस उसकी ये लाइबिलिटी है। अब अगर 30 जून को देखता हूँ, तो उसकी जो लाइबिलिटी, जो उसने पेरेंट को ₹400 देने थे, वो उसका रेट इंक्रीज कर गया है, और इंक्रीज करके 2 हो गया है। अब उसको 760 नहीं बल्कि 800 क्राउन देने होंगे अपनी 400 की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सब्सिडरी है, उसको 40 का एक्सचेंज लॉस हुआ है, और ये जो एक्सचेंज लॉस है सब्सिडरी की इंडिविजुअल स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा, और यहाँ पर जो हम एंट्री बनाएंगे P&L डेबिट, और जो भी एक्सचेंज लॉस है वो हमारे पास क्रेडिट हो, लोन P&L डेबिट और लोन लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटी 40 से इंक्रीज कर गई है। ठीक है, अब तक दो लॉस आ चुके हैं हमारे पास। एक लॉस एक्सचेंज का हुआ जो पेरेंट को गुडविल की फॉर्म में रेट में चेंज आने की वजह से, दूसरा लॉस सब्सिडरी को हुआ रेट में चेंज आने की वजह से, जो कि जिससे उसकी लाइबिलिटी में इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने वाइंड अप की, और एडजस्टमेंट 5 है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग द, कहता है कि प्रोपोर्शनेट मेथड से ही आपने NCI निकालना है, और नेट एसेट बेस पे निकालते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए निकालने के लिए उस NCI निकालने से पहले मुझे जो सब्सिडरी की जो ये जो क्राउन की फॉर्म में, जो क्राउन की फॉर्म में जो डाटा गिवन है FS ABCD का, मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा किसमें? डॉलर्स में। मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा डॉलर में, और जो भी रिलेवेंट एडजस्टमेंट है मुझे वो साथ साथ उसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये मेरे पास क्वेश्चन है, और मैं सब्सिडरी का जो डाटा है इसको मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसको जरा ऊपर ले आऊँ ताकि आपको यहाँ पर ये नजर आए। अच्छा, अगर आप देखें तो आपके पास नॉन करंट एसेट जो सब्सिडरी के हैं वो कितने? 6300 के हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो नॉन करंट एसेट है वो 3000 के हैं। ये 3000 से 6300, 6300 कैसे? एसेट तो कितने के थे? 3000 के थे। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर एक फिर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी। उसने कहा था यहाँ पर क्वेश्चन में कि सारा जो कंप्लीट जो आपके एसेट हैं वो 6000 के हैं, उस जो बाकी जो हमने एसेट यहाँ पे कैलकुलेट किए थे वो 2700 के आ रहे थे, तो रिमेनिंग कौन सी वैल्यू है? उसने यहाँ पर बता दिया था कि वो लैंड किया है, लेकिन वो कहता मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी है, आई डोंट नो कि कितनी वैल्यू है, वो आप रिवर्स वर्किंग से फाइंड कर लें। तो हमने रिवर्स वर्किंग से वो एक्स अपनी जो वैल्यू थी वो फाइंड कर ली, यानी इस वैल्यू को ऐड करके और इसका जो डिफरेंस देखा वो 3300, तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू आई थी जो कि हमने यहाँ पर ऐड की। अब ये नॉन करंट एसेट है सब्सिडरी के, और हम चूंकि रीट्रांसलेट कर रहे हैं ईयर एंड पे, तो ईयर एंड पे जो हमारे पास क्लोजिंग रेट है वो है 2। ठीक है, मैंने इसको, ये मेरे पास क्राउन है, और ये मेरे पास क्या है? डॉलर। ठीक है, मेरे पास डॉलर आ गया। अच्छा, जब मैंने सब्सिडी की इस नॉन करंट एसेट को डिवाइड किया ईयर के एंड के रेट पर, तो मेरे पास जो सब्सिडी की टोटल नॉन करंट एसेट है डॉलर की फॉर्म में कितने के हैं? वो 3150 की फॉर्म में है, और वो क्राउन की फॉर्म में 6300 की फॉर्म। अब अगर मुझे टोटल एसेट फाइंड करने हैं ग्रुप के, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? ये 60 जो ये एसेट है इसमें क्या कर लूंगा? सिंपली जा करके मैं ऐड कर लूंगा कौन सी वाले एसेट? पेरेंट के, जो कि कितने हैं? 5000 के हैं। तो मेरे पास टोटल ग्रुप के एसेट आ गए, यानी एक तरह से आपकी नॉन करंट एसेट जो कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हैं वो बन गई है नॉन करंट के एस्पेक्ट से। यहाँ पर आपने गुडविल भी फाइंड की थी हमने, और गुडविल, तो हम मैं गुडविल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि गुडविल में ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, ये सब्सिडरी की कॉलम में नहीं है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आगे ले जाता हूँ। ये क्योंकि सब्सिडरी की है, सब्सिडरी की तो गुडविल नहीं बल्कि पेरेंट की कंसोलिडेशन में आता है, कंसोलिडेट्स जब हम करते हैं तब आता है गुडविल। तो गुडविल हमारे पास आई थी, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास आई 1350 की। वैसे तो 1800 की थी, और 1800 से पहले 2700 क्राउन की थी। जब मैंने डॉलर में शिफ्ट किया तो 1800 की, और ये रेंड पे रिट्रांसलेट किया तो वो कितनी हो गई? 1350 की हो गई, और मेरे पास जो एक्सचेंज लॉस आया था वो 450 का आया था। तो मैं यहाँ पर जाकर गुडविल 1350 ऐड कर लेता हूँ। बाकी नॉन करंट एसेट जो मेरे पास है, मेरे पास नॉन करंट एसेट जो कि सब्सिडरी के हैं, प्लस नॉन करंट एसेट कौन से होंगे मेरे पास? प्लस नॉन करंट एसेट मेरे पास जो पेरेंट कंपनी है उससे कितने हैं? 5000 के करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट, 5000 के करंट एसेट मेरे पास यहाँ पर आएंगे पेरेंट।
अच्छा, ये जो 5000 मेरे पास एसेट आएंगे पेरेंट के, एक इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हुई थी जो लोन की फॉर्म में पेरेंट ने सब्सिडरी को दी थी, तो हम उसको भी एलिमिनेट करेंगे। 4,400 डॉलर की, क्योंकि सब पेरेंट ने लोन दिया था सब्सिडरी को, सब्सिडरी के लिए तो वो सब्सिडरी तो उसको क्या क्राउन में शिफ्ट करेगी जो कि 760 बन रहा था, लेकिन पेरेंट ने जो कि डॉलर में दिया था, अगर ये क्राउन में होता तो मुझे पहले इसको डॉलर में शिफ्ट करना पड़ता और फिर मैं यहाँ पे माइनस कर रहा होता। तो ये अब अगर मैं देखूँ तो इस तरफ मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए जो कि मेरे पास कंसोलिडेशन वाले एसेट हैं, और ये मेरे पास इंडिविजुअल स्टेटमेंट है सब्सिडरी की जो कि डॉलर की फॉर्म में है, और ये मेरे पास इंडिविजुअल एसेट्स हैं सब्सिडरी की जो कि क्राउन की फॉर्म में है। मैं यहाँ पे सम कर लेता हूँ इसको। तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए मेरी सब्सिडरी के जो कि 15,100 है। अगर आप यहाँ पर देखें जो 15,100 है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास नॉन करंट एसेट जो पेरेंट्स के हैं ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो याद रखिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं जब भी हम कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। जब हम ग्रुप एफएस बनाएंगे तो हम उसको इग्नोर करते हैं, और इसी तरह हम जो सब्सिडरी होती है उसकी जो इक्विटी का पार्ट होता है शेयर कैपिटल उसको भी इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर जो एसेट हमारे पास है वो 10,000 के हैं, ना कि 5,000 के हैं। मेरे पास जो एसेट का टोटल एग्रीगेट अमाउंट आई है वो 20,100, जो कि मेरे पास एसेट की टोटल वैल्यू है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने जो क्राउन वाली जो वैल्यूज थी जो सब्सिडी की क्राउन की फॉर्म में थी, मैंने उसको ट्रांसलेट किया और डॉलर में शिफ्ट किया। और याद रखिएगा कि जो भी इक्विटी होती है, इक्विटी ट्रांसलेट होती है आपके जिस दिन एक्वायर्ड किया था, ईयर के स्टार्ट वाले स्टार्ट की रेट पे अगर आप देखें तो जिस दिन आपका ये स्टार्ट हुआ था उस दिन जो आपका रेट था 1 जुलाई को 1.5, और इसी दिन आपने कंपनी को एक्वायर किया था। अगर आप कंपनी को अक्वायर्ड कहीं लेटर ऑन जाकर करते हैं जिस मंथ में, तो जिस दिन से आगे आपने कंसल्टेशन करनी है उस दिन का रेट देखेंगे कि वहां पर रेट क्या है, उस रेट के हिसाब से आपने इक्विटी की जो पैकेट है उसको डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप एसेट्स को देखें तो एसेट को मैंने क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट किया, जबकि इक्विटी को मैं ईयर के स्टार्ट वाली रेट पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। और जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 1,000 और रिटेन अर्निंग जो कि मेरे पास कितनी थी, 1,200 की थी, वैसे 2,500 की थी, इसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट मैंने लेस किया और वो मेरे पास हो गई 1,200। उसको मैंने ईयर के स्टार्टिंग के रेट पे डिवाइड किया, और मैंने प्रॉफिट क्यों लेस किया वो बताता हूँ मैं। तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया तो मेरे पास 800। इसी तरह मेरे पास एक रिवोल्यूशन रिजर्व आया था, जब मैंने 3,300 यहाँ ऐड किया है, 3,300 मैंने इक्विटी के पार्ट में भी ऐड किया, और जो कि मेरे पास रिवोल्यूशन रिजर्व की वजह से आया था, फेयर वैल्यू की वजह से आया था, और मेरे पास रिवोल्यूशन है उसको मैं अपनी इक्विटी का पार्ट ही बनाऊंगा। ये मेरे पास 2,200। इसी तरह जो मेरे पास कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट था वो था मेरे पास 1,300 का, लेकिन मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है सब्सिडी का प्रॉफिट 1,260। अभी 1,260 कैसे आया है, अगर आपको याद हो, सब्सिडी ने एक लोन लिया था और उस लोन में 40 रुपीज की 40 क्राउन की इंक्रीज आया था रेट की चेंज होने की वजह से। ये जो लोन लिया था 760 का, और ये एंड पे ये लोन इंक्रीज होकर 800 हो गया था, तो अब सब्सिडी की जो ये इक्विट सब्सिडी का जो लोन है इंक्रीज, इस लोन में इंक्रीज आया है $40 का, 40 क्राउन का, तो ये सब्सिडी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज का मतलब ये सब्सिडी का एक्सपेंस है जो कि पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल से मैंने जब लेस किया तो वो 1,260 आया, और मैंने इसको ट्रांसलेट किया एवरेज रेट पे, जबकि मैंने फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसलेट किया है क्लोजिंग रेट पे, इक्विटी को मैंने ट्रांसलेट किया एट द एक्विजिशन रेट पे, और मैं प्रॉफिट को रिट्रांसलेट कर रहा हूँ एवरेज रेट पे, क्योंकि एवरेज रेट पे इसलिए कि ये कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट है। कंपनी अगर सिर्फ ईयर के एंड पे लास्ट डे पे अपनी तमाम सेल, ऐसी कंपनी जिसकी सिर्फ सेल ईयर के एंड पे होती है और लास्ट डे पे होती है, तो अगर ऐसी कोई सिनेरियो होगा तो मैं इसको ईयर के एंड पे ही ट्रांसलेट करूंगा। जबकि यहाँ पर कंपनी ने हर दिन हर मंथ में हर वीक में कुछ ना कुछ चीजें सेल की होंगी, थ्रू आउट द ईयर्स की होंगी, इसलिए मैं इसको एवरेज रेट पे ट्रांसलेट करता हूँ, जो कि मेरा प्रॉफिट कितना है 720। अच्छा, ये कहाँ से है मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं एसेट्स को देखूं 415, और इस तरफ मैं अगर इसका टोटल देखूं तो मेरे पास कितना होगा, मेरे पास टोटल बन रहा है 52,440, जबकि मेरे पास टोटल कितना होना चाहिए 4,150। अब ये जो बाकी इंक्रीज है ये किस चीज का है, ये एक्सचेंज लॉस है, रेट में चेंज होने की वजह से जो लॉस है वो एक्सचेंज लॉस है, और ये आपके अभी जो है आपके ट्रांसलेशन रिजर्व में बुक होता है। ठीक है, मैं देखता हूँ कितना ये लॉस बनता है हमारे पास। ये मेरे पास टोटल वैल्यू ये थी, और इसमें से अगर मैं ये लेस कर दूं तो ये मेरे पास, इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट आ गया। ये मेरे पास टोटल एसेट की वैल्यू थी, और मेरे पास टोटल जो लाइबिलिटी इक्विटी आया है वो ये आया है।
अब अगर आप देखें तो मैंने अपने एसेट्स में से जो भी मेरी टोटल इक्विटी थी वो लेस की, तो मेरे पास एक एक्सचेंज जो रेट नेट एसेट का जो लॉस आया है, मेरे पास जो एक्सचेंज एक्सचेंज लॉस और नेट एसेट आया वो कितने का है? -1095। और मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ -1095, मेरी एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये मेरा याद रखिएगा कि रेट में चेंज होने की वजह से मेरा एक्सचेंज लॉस आया है। एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से जो मेरा लॉस आया वो एक्सचेंज रेट लॉस है, ठीक है, और जो कि आपकी एसेट्स पे आपको बेयर करना पड़ रहा है। इसी तरह मेरे पास गुडविल में भी लॉस आया था। अगर आप देखें एक लॉस मेरे पास जो एक्सचेंज रेट का लॉस है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे उसको कुछ पार्ट बुक हुआ देखें, एक्सचेंज रेट जो लॉस है उसका 80%, तो बाकी जो 20% कहाँ होगा, वो आपकी सब्सिडी का पार्ट बनेगा। ये मेरे पास था -1090, -1090, ये मेरे पास था। अब मेरी जो एक्सचेंज लॉस और नेट एसेट मुझे बेयर करना पड़ रहा है, जो रेट में चेंज आया है वो है 872 का। और इसी तरह मेरे पास 450 का जो गुडविल पे जो लॉस हुआ है वो भी एक रेट की चेंज होने की वजह से मुझे लॉस पड़ रहा है। वैसे गुडविल में कोई इंपेयरमेंट नहीं हुई, लेकिन चूंकि रेट चेंज हुआ है और रेट की चेंज होने की वजह से जो लॉस मुझे बेयर करना पड़ रहा है, जो कंसल्टेशन में आएगा, जो पेरेंट कंपनी को की जो ट्रांसलेशन रिजर्व में का पार्ट बनेगा वो -450 का। अब अगर आप देखें जब भी हम कंसल्टेशंस करते हैं तो जो भी हमारे पास इक्विटी की इक्विटी सिर्फ पेरेंट्स की जाती है, ये हम पार्ट एलिमिनेट कर देते हैं जो सब्सिडरी का होता है। इसी तरह हम इसको भी एलिमिनेट कर लेते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट 5000 का होता है। हमने इसको एलिमिनेट किया और पेरेंट की जो इक्विटी है हमारे पास 6000 की टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे पास रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग, एक तो ग्रुप रिटेन अर्निंग 4000 की जो कि पेरेंट की है, और इसके साथ साथ कुछ पार्ट पोस्ट इक्विजिशन जो कि सब्सिडी है उसके प्रॉफिट का भी आएगा। सब्सिडी का प्रॉफिट 720 है, उसका 80% पेरेंट को मिलेगा। तो जो टोटल प्रॉफिट जो मिलेगा सब्सिडी को, जो टोटल ग्रुप रिटेन अर्निंग होगी वो होगी 4576। अच्छा, ये आपके पास एनसीआई एनसीआई फाइंड किया गया है। जब एनसीआई कैसे फाइंड होगा, हम ये तमाम तुम्हारे हमारे एसेट्स हैं जिसमें ट्रांसलेशन रिजर्व को इंक्लूड करके जो एक्सचेंज लॉस नेट एसेट आया है इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि 20% जो इसका होगा वो किसको जाएगा, एनसीआई को जाएगा, और 80% किसको हमने दिया था, 80% हमने पेरेंट को दिया था। तो इसी को जब हमने ऐड किया हमारे पास 30 आया, और इसका 20% लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एनसीआई। हमारे पास क्या आ गया, एनसीआई। ओके। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो पेरेंट थी उसका जो ट्रांसलेशन रिजर्व आया था, वो ट्रांसलेशन जो रिजर्व था वो हमारे पास था, इसको मैं यहाँ से -1322 हमारे पास ट्रांसलेशन रिजर्व आया था पेरेंट्स का। एक साथ हमने लाइबिलिटी को इंक्लूड करना है कंसल्टेशन में, तो हमारे पास एक लाइबिलिटी जो कि हमारी सब्सिडी की है 520 की, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे पेरेंट की सब्सिडी लाइबिलिटी जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें पेरेंट की लाइबिलिटी हमारे पास कितने की है, लाइबिलिटी जो वहाँ पे पेरेंट की जो लाइबिलिटी है वो 10,000 की, कितने की है, 10,000 की। जो पेरेंट की लाइबिलिटी है उसमें ऐड कर लेंगे 10,000, और माइनस करेंगे एक लोन की ट्रांजैक्शन हुई थी बिटवीन द ग्रुप, उसको तो हमारे पास क्या आएंगे, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी टोटल टोटल हमने इनको ऐड कर लिया। हम इन सबको सम कर लेते हैं। तो अगर आप देखें हमारे पास 2210 जो कि कंसल्टेशन के टोटल एसेट्स का टोटल आया था, वही टोटल हमारे पास इक्विटी और लाइबिलिटी वाली साइड का भी आया 20100। ठीक है, तो ये हमने एक हमारे पास और भी और है। अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो इसमें हमने क्या सीखा है, हमने एक ऐसी सब्सिडरी जो कि आउट ऑफ द कंट्री हो, इसकी करेंसी डिफरेंट हो, अच्छा इनसाइड द कंट्री भी अगर उसकी करेंसी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, उसकी करेंसी को जो प्रेजेंटेशन जो फंक्शनल करेंसी की कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी मेजोरिटी सेल किस में है, लेबर को किस रेट किस करेंसी में, मेजोरिटी सेल डॉलर्स में है या क्राउन में है। अगर जो जिस कंट्री में वो एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे जो कंट्री की करेंसी है वो डॉलर है, लेकिन जो एबीसी है वो सेल क्राउन में कर रही है, लेबर को पे क्राउन में कर रही है, ठीक है। उसके जो कंपटीटर हैं
वो कंप्यूटर जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे करेंसी क्राउन की है, ठीक है। ये नहीं उसकी तमाम तर फंक्शंस जो हैं क्राउन की फॉर्म में हो रहे हैं, लेकिन वो डॉलर वाली करेंसी में एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी उसकी करेंसी जो प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शन करेंसी होगी वो क्राउन ही होगी। तो ये मीन्स दैट कि एक कंट्री के अंदर दो ऐसी एक पेरेंट और सब्सिडरी हो सकती है, पेरेंट की करेंसी डिफरेंट और सब्सिडरी करेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। बल कंक्लूड करते हैं, हमने सीखा कि आज के दिन हमने कंसल्टेशन सीखी, और कंसल्टेशन में भी हमने एक फॉरेन सब्सिडरी की कंसल्टेशन सीखी जिसमें पेरेंट की करेंसी डिफरेंट हो और सब्सिडरी करेंसी डिफरेंट हो। इसमें हम ट्रांसलेशन रिजर्व कैसे फाइंड करते हैं, एक्सचेंज लॉस ऑन नेट एसेट कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह हमने एसेट को कैसे रिट्रांसलेट करते हैं ईयर के एंड पे रेट, ईयर के एंड के रेट पे इक्विटी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये तमाम तर एडजस्टमेंट हमने वर्ड बाय वर्ड और स्टेप बाय स्टेप हमने इन चीजों को सीखा। अगर लोन दिया हो पेरेंट ने सब्सिडरी को तो क्या करेंगे, और गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, ये तमाम तर चीजें हमने सीखी हैं, ठीक है। तो ये तमाम तर आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें इसी जो हमारी मैंने बैलेंस शीट बनाई है अभी, इसी बैलेंस शीट के साथ साथ यहाँ पर हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप जो फॉरेन करेंसी की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है वो तो आप सीख चुके हैं, साथ साथ आप इनकी इनकम स्टेटमेंट बनाना भी सीख लें।